तो दोस्तों हमारे चैनल पर पीटी की जोरदार तैयारी चल रही है। देख सकते हैं कि आपको लगातार यहाँ पर हम आपको मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं। तो चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए भाई, रेडी हैं सभी लोग? चलिए, रेडी हैं सभी लोग ना? तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कह रहा आपसे, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? वन को ऑप्शन बताना है कि जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, कौन है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ऑप्शन है आपका डी नंबर इसका बनेगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगा भाई। यहाँ पर आपको पुर्तगाली नहीं लगाना है, यहाँ पर लगाना है डी नंबर है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब आपका है? तो ये बात है 1613 ईस्वी की है, याद रखिएगा। 1613 ईस्वी की बात है, याद रखिएगा कि सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा प्रदान की थी कौन? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जिसे बोलते हो आप लोग। अगला है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? चलिए, यहाँ पर जो आप दीजिए, आपका राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर में। तो 2 को देखिए, ऑप्शन जो बनेगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर। आपका यहाँ पर गढ़वाल क्या हो जाएगा? गढ़वाल इसका जो ऑप्शन है आपका जवाब डी हो जाएगा। गढ़वाल वंश के आपके शासन थे, याद रखिए, कन्नौज में। जयचंद का नाम आपने सुना है ना? जयचंद का आपने नाम सुना है ना? गढ़वाल, जो कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। अगला दिया है कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था 3 नंबर में। तो देखिए, आपका जवाब हो जाएगा दीनार। क्या? दीनार कहा जाता था, याद रखिए, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। और याद होगा कि गुप्त काल में बड़ी संख्या में सोने के सिक्कों का प्रचलन भी आपका हुआ था। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? जैन धर्म में संलेखना जो आपका है, इसका तात्पर्य क्या बनेगा? चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिए, और लाइक का भी यहाँ पर बटन दबा दीजिएगा। जितनी क्लास लेते हैं सभी क्लास में भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपका जवाब इनमें से 4 का ऑप्शन आ रहा है आपका बी नंबर, उपवास द्वारा प्राण त्यागना। बिल्कुल सही है कि उपवास द्वारा प्राण त्यागना ये जैन धर्म में संलेखना कहा जाता है। संलेखना को हम एक शब्द और बोलते हैं, संथारा। क्या बोलते हैं भाई? संथारा भी कभी कभी आपको मिल जाएगा। संथारा क्या है? तो जैन धर्म में संलेखना या संथारा मतलब होता है उपवास द्वारा प्राण त्याग देना, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा गया है किसे? तो ये आपके अलेक्जेंडर, जो आपके कनिंघम है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ये आपके कह सकते हैं कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक आपके थे, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में कुछ प्रावधान आपके दिए गए हैं। इनमें से आपको प्रावधान में बताना है कि क्या पॉइंट आपका सही है या नहीं दिया गया है। तो देखो भाई, यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए हैं कि इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, सही दिया है। अगला है कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया था, ये सही है। इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया था, सही दिया है। और इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया था, ये भी सही है। तो आपका जो ऑप्शन होगा आपका 1 2 3 4 अर्थात जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी आपके सही हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने वाले जो नेता थे वो आपके कौन थे? 7 का जवाब देना है, क्या हो जाएगा? तो देखो भाई, जो आपके महात्मा गांधी थे, है ना, कौन? यहाँ पर जो महात्मा गांधी थे ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला है, अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहित्यिक कदम कौन था? अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला जो साहित्यिक कदम था वो आपका कौन था इनमें से? तो देखो, यहाँ पर हो जाएगा आपका चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन, जो कि चंपारण जिला आपका है, 1917 में किसानों के लिए आंदोलन आपका था, है ना। यहाँ पर जो आंसर है आपका सी हो जाएगा। अगला है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? जिसने बंगाल का विभाजन किया था, इनमें से कौन है भाई? यहाँ पर देखो, आपका जवाब हो जाएगा क्या? करजन हो जाएगा। डेट हमने बताया था 16 अक्टूबर, क्या? 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया था, क्लियर है ना। और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय अंग्रेजी सरकार द्वारा लिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? चलिए, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? ये मुख्यालय बनाया था आपातकालीन में जो आपके लॉर्ड कैनिंग है। कौन है भाई? लॉर्ड कैनिंग, जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। कैनिंग के बारे में आप लोग जानते हो, जिन्होंने यहाँ पर इलाहाबाद में विद्रोह जो कि 1857 में प्रारंभ हुआ था, है ना।
तो यहाँ पर जो आंसर वो आपका ये हो जाएगा। अगला है कि उच्चतम लवणता पाई जाती है, उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ पर, जो वान झील तुर्की में है ना, तुर्की यहाँ पर तुर्की दिया गया है, तो वान झील जो आपके तुर्की में है, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। सबसे ज़्यादा लवणता यहाँ की आपकी है, यहाँ पर तुर्की, यहाँ पर टर्की जो आपका है ना, तुर्की कर लीजिए, क्या हो जाएगा, तुर्की कर लीजिएगा, तुर्की, तुर्की है ना, टर्की नहीं है, तुर्की है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है, 12 नंबर में जवाब दीजिए। पहला दिया है कि जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, सही तो दिया है। कह रहे अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, कह रहे अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, सहारे दिया गया है। तो भैया यहाँ पर देखो ये कर्क रेखा और मकर रेखाओं पर पाया जाता है, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जो आपके बीचों में ऐसे आपका होता है, तो इनके सहारे यहाँ पर कह सकते हैं जो ऑप्शन है वो आपका भी हो जाएगा कि पृथ्वी पर अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं जबकि बल्कि यह कर्क रेखा और मकर रेखाओं पर पाया जाता है, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जो मेघ होते हैं, बादल होते हैं, तो बादल उपस्थित होते हैं, और बादल उपस्थित होते हैं सघन होते हैं, और सघन होते हैं तो बारिश भी हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। और ये प्रकाश के अच्छे प्रवर्तक होते हैं, इस वजह से यहाँ पर मौसम जो होता है वो साफ रहता है, जिसमें प्रकाश का क्या होता है, अवशोषण अधिकतम हो जाता है। तो इस कारण ये अवशोषित कर लेते हैं, जो आपके बीच में होते हैं या अवशोषित कर लेते हैं। अगला दिया गया है शीत कटबंधी गोलार्ध ध्रुवीय और वृत्त ध्रुवों के बीच उपस्थित होता है। देखो ए सही है, बी सही, ए सही है, सी सही है, डे जो आपका जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातल मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं, तो डी आपका है। यहाँ पर जो आपका बी वाला दिया गया है, कह रहा है आपसे बी नंबर आपका गलत दिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या होते हैं, ये बताइए। लवणीय जल मतलब होता है जहाँ पर नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, और जब आपके नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, नमक की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जो पौधे होते हैं उन्हें कहते क्या हैं, ऐसे पौधों को हम लोग बोलते हैं हेलोफाइट, क्या बोलते हैं, हेलोफाइट बोलते हैं। इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये शुष्क स्थान है, क्या है, दिल्ली जो आपका है अर्धशुष्क आपका है, इसका 2 होगा। मुंबई जो आपका है ये उष्ण आर्द्र है, कैसा है, उष्ण आर्द्र है, तो इसका 3 हो जाएगा। जोधपुर जो आपका है ये शुष्क क्षेत्र है ना, इसलिए बारिश कम होती है, तो इसका शुष्क हो जाएगा। शिलांग देखा जाए तो यहाँ पर बारिश होती है तो आर्द्र जगह मिलेगी, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो आपका जवाब बनेगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 है, देखिए भाई कहीं पर 2 3 1 4, देखिए ऑप्शन मिल गया है आपका सी नंबर। अगला दिया गया है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया है। तो देखो भाई यहाँ पर 15 का ऑप्शन क्या बन सकता है, चलिए 15 का ऑप्शन सी नंबर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। सबसे पहले तो आपके उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर आंध्र प्रदेश में, है ना। तो आपका जवाब हो गया क्या, सी नंबर हो गया। अगला है कि एंटीपॉड व्यापार से तात्पर्य क्या है, एंटीपॉड व्यापार इसका मतलब होता क्या है भाई, इसका मतलब होता है कि भारत विदेशों से वस्तुओं का आयात करके उन्हें उन पड़ोसी देशों को निर्यात करता है जिनके पास समुद्र तट नहीं है, और यह निर्यात के लिए आयात स्थिति है, और ऐसे व्यापार के विस्तार के लिए जहाजी बेड़ा विकसित होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। मतलब क्या है कि भारत ऐसे देशों से यहाँ पर क्या कर देता है, निर्यात ले लेता है दूसरी जगह से, और वही जो निर्यात करता है उसको दूसरी जगह निर्यात कर देता है, कह सकते हैं कि निर्यात कर देता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, दूसरी जगह से लेता है और दूसरी जगह भेज भी देता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका हाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो आपका है, मतलब जैसे तेल देखो सऊदीया से लाया गया, अमेरिका से लाया गया, लेकिन नेपाल में वही तेल आपको भेज दिया गया, सस्ते दामों में भेज दिया गया, तो ये चीज़ आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हाँ जैसे ऑयल, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है, जवाब क्या हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर 17 नंबर में बताइएगा आपका आंसर क्या होगा। देखो जो आपका दिया गया है पटिपाका तेल शोधनशाला, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, याद रखिए। कोयली जो आपकी है ये गुजरात में है, कोयली जो है गुजरात में है। नागापट्टिनम तमिलनाडु में है, क्या है, तमिलनाडु, इसका 2 होगा। और नुमालीगढ़ जो आपका है ये असम में है, कहाँ पर है, असम में है, तो इसका 4 हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर जो आपका है वो आपका बनेगा 3 1 2 4। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा,
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 1 2 4 इसका आंसर राइट हो जाए। 3 1 2 4 जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर। अगला है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत का सुझाव दिया था? कृषि जोत कर का, है ना, कृषि जोत कर अर्थात कृषि जोत जो आपका है वो आपका जो टैक्स है इसका सुझाव जो दिया था, ये दिया था राज समिति। किसने? राज समिति ने दिया था, याद रखिए, राज समिति। अगला क्वेश्चन दिया है, बैंक दर का आशय क्या होता है? बैंक दर आपने नाम से कई बार सुना होगा कि जो बैंक दर होती है ये केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होता है, इसे हम लोग बैंक दर होता है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला है, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब, ये बताइए, कोई भी मुद्रा का अवमूल्यन कब किया जाता है? और ये कब किया जाता है? विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक होती है। मतलब आपकी अगर हम बात करें तो विदेशों में निर्यात मांग की जो लोच होती है अधिक होती है। यहाँ पर देख सकते हैं, जब कोई चीज़ यहाँ पर भाई इतनी सस्ती हो जाएगी, इतनी सस्ती होगी तो उसका अवमूल्यन तो करना ही पड़ेगा ना। तो वही आपके भाषा में दिया है कि विदेशों में निर्यात मांग की लोच आपकी जो है, लोच जो आपकी बिल्कुल अधिक आपकी है। ठीक है, तो आपका जवाब ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं अपनी भाषा में कि देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में कम करना। क्या? देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम करना, कि जो अपने यहाँ की मुद्रा है वो बिल्कुल कम हो गई है, उसकी वैल्यू बिल्कुल क्या हो गई है? कम हो गई है, इस कारण से उसका अवमूल्यन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं? तो ये बताइए, जो पंचायतें हैं वो कितनी जनसंख्या में गठित नहीं की जा सकती हैं? तो यहाँ पर याद रखिए 21 नंबर का ऑप्शन भी हो जाएगा। 20 लाख के नीचे, 20 लाख के नीचे पंचायतें गठित नहीं की जा सकती है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी वाला आपका बनेगा। ठीक है ना भाई, याद रहेगा। अगला बताइएगा, कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो देखो, जब होता है विधेयकों पर स्वीकृति जब दी जाती है, क्या जब विधेयकों पर स्वीकृति दी जाती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को लेना आवश्यक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, नीचे यहाँ पर दो आपके पॉइंट दिए हैं, कथन ए दिया है और कथन आपका बी दिया गया है, मतलब कारण दिया गया है। तो 23 वाले में देखना है कि क्या पॉइंट आपका सही बनता है। तो कह रहा है कि भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं। अगला है, संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। तो ये शब्द आपके दिए गए हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि दोनों चीज़ आपके हैं। लेकिन अगर हम आपसे बात करें, कह रहा है ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो आपका है, आर ये ए की सही व्याख्या नहीं करता है ना। संविधान जो आपका है इसमें आर जो आपका है इससे कोई आपका लेना देना नहीं है प्रेसिडेंसी की। हाँ, जिस देश में प्रेसिडेंसी होगी तो वहाँ पर मंत्रिपरिषद जरूरी होगा, ऐसा तो आपका नहीं है। लेकिन आपके भारत में सिस्टम है, तो ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा जो आपका बी नंबर है। अगला दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों से आपका नहीं है? चलिए यहाँ पर देखिए 24 की अगर हम बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर दिया है कि आपका मूल अधिकारों में से कौन नहीं है। देखो, हमने कई बार आपको पढ़ाया है, ये क्वेश्चन आप लोग तुरंत देखकर ही बता सकते हैं कि सर जी यहाँ पर जो आपका है समानता का अधिकार आता है, शोषण विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन विरोध का अधिकार, ये भैया क्या मूल अधिकार में आपका आता है क्या? ऐसा तो आपको नहीं पढ़ाया गया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो आपकी है वो आपकी कहाँ से है, यहाँ पर बताइएगा। कह रहा है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं। तो ये बताइए, हम जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं, तो भैया आप ही बताइए कि आप लोग भारत में भी आप न्याय पुनरावलोकन देखते हैं और कहाँ देखते हैं? आपके यूएसए में। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा कि जो हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है अपने भारत में भी है और आपके यूएसए में भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या मतलब इसका होता क्या है? मतलब कि जो न्यायिक पुनरावलोकन का अंतर मतलब होता है कि न्यायालयों को शक्ति है जिसके द्वारा वे विधानमंडल के कानून और कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकते हैं, है ना। ये अधिकार इनको दिया गया है कि जो आपके विधानमंडल हैं या जो आपका संसद, इनमें इनके जो विरोध होते हैं, उनके कार्यपालिका के आदेश होते हैं, उनमें जांच कर सकते हैं। अगला दिया गया है कि यहाँ पर सर्वदाता जो आपका होता है, सर्वदाता किसे कहते हैं? तो देखो, जो आपका ओ जो आपका होता है निगेटिव, ओ निगेटिव, है ना। कौन? ओ निगेटिव जो होता है, यहाँ पर कोई भी आपका प्रतिजन नहीं होता है ना। इसीलिए इस रुधिर को सभी व्यक्तियों में चढ़ाया जा सकता है। तो एक बात होती है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किया था किसने? तो आपके कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, है ना, जो कि आपके वियना में हुआ था 1868 में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो जो डीएनए आपका है, द्विकुंडली आपका है, इसकी संरचना जो दिया था वो किसने दिया था, यहाँ पर बताइएगा भाई।
यहाँ पर 27 नंबर में ऑप्शन बी वाटसन तथा क्रिक, ऑप्शन बी हो जाएगा वाटसन और क्रिक हो जाएगा। अगला दिया गया है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो देखो भाई यहाँ पर स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया, तो जो एक्वा रेजिया होता है काफ़ी हार्ड होता है, और याद रखिए इसमें क्या होता है कि नाइट्रिक अम्ल और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl होता है, और आपका यहाँ पर HNO3 होता है। तो HCl को मिलाते हैं 3% और इसके बाद इसको बनाते हैं 1%, अर्थात 3 और 1 का अनुपात होता है। इसे मिला दिया जाए तो एक्वा रेजिया होता है, और इसे अम्लराज भी कहते हैं। एक्वा रेजिया को अम्लराज कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि किसमें सोना घुल जाता है, किसमें सोना घुल जाता है, तो सोना घुल जाता है एक्वा रेजिया अर्थात अम्लराज में घुल जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में, है ना, यहाँ पर परिवर्तित करते हैं किसके माध्यम से, तो आपका रेक्टिफायर लगा के, किसको, रेक्टिफायर को लगाकर यहाँ पर बदला जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर। अगला है कह रहा आपसे कि पायर हेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। जो पायरियो हेलियोमीटर होता है इसका किसको नापने में प्रयोग करते हैं, यहाँ पर 30 को ऑप्शन दीजिएगा। आपका जवाब क्या हो जाएगा, चलिए 30 नंबर में ऑप्शन जो बनेगा बी हो जाएगा, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। किसके लिए, सोलर रेडिएशन। जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बनेगा क्या, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, सोलर रेडिएशन आपका बनेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे माता पिता लोहे के चने चबाकर, अर्थात यहाँ पर पूछा गया है कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 37 का ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर जो 37 का ऑप्शन है वो आपका क्या बनेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बहुत कठिनाई झेलना, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, बहुत कठिनाई झेलना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है। राधा घर नहीं है, राधा घर नहीं है, तो ये तो आपका सही नहीं लग रहा है। कह रहा आपसे देखिए मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला। कह रहा है राम पाठशाला बैठा है, तो ये अब तो गलत है, आप अवश्य सुने होंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी पर देखिए आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। इस वाले में गलती क्या है, इसमें गलती है कि आपने अवश्य सुना होगा, ये गलती है आपने, यहाँ पर आपने लगाना चाहिए, तो इस कारण ये तीनों आपके गलत थे, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है अन्न और अन्य। अन्न मतलब होता है क्या, अन्न मतलब होता है क्या, तो यहाँ पर होता है अनाज, होता है अनाज, और अन्य मतलब होता है दूसरा, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला है कौन सा शब्द सरस्वती का समानार्थी नहीं है, तो सरस्वती का समानार्थी नहीं आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए भाई आपका वगीसर होता है, शारदा होता है, वाणी होता है, लेकिन जो सुधी दिया गया है सुधी, ये सुधी किसका होता है बताइएगा। इतने लोग जुड़े हैं, बता सकते हैं कोई कि यहाँ पर जो सुधी होता है ये किसका पर्यायवाची होता है, सुधी किसे कहा जाता है। चलिए भाई जवाब दीजिए आप लोग, सुधी जो कहा जाता है किसका पर्यायवाची होता है, सुधी पर्यायवाची यहाँ पर किसका होता है, विद्वान का। बिल्कुल सही जवाब है कि विद्वान, है ना। यहाँ पर जो धीर होता है, कोविद होता है, सुधी का कहा जाता है, विलक्षण, है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता आपको बताना है। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता हमने कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखो आपको पढ़ाया गया है, हमने बताया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अगला है मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है। मधुबनी जो कला है वो आपकी कहाँ पर प्रसिद्ध है, यहाँ पर 52 का जवाब दीजिएगा भाई। चलिए यहाँ पर 52 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये मिथिला के आसपास अर्थात जो बिहार में है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा, है ना। अगले बातें क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प, ओजोन और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, लेकिन जो ऑप्शन बी दिया है नाइट्रस ऑक्साइड भाई, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना, यहाँ पर आपका जवाब सही है, सॉरी नाइट्रोजन होता है, लेकिन नाइट्रोजन होता है यहाँ पर डी नंबर बनेगा भाई। 53 नंबर में देखिए, 53 नंबर में, 53 में जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, कौन सा भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ग्रीन हाउस में जो आपकी जलवाष्प है कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो CFC होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आपका होता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है, हाँ नाइट्रस ऑक्साइड होता है भाई, ओजोन भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, याद रखिएगा, है ना। जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं रखा गया, इसका डी वाला बनेगा भाई, क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ऑप्शन डी वाला है वो आपका बनेगा। अगला है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो दिया था वो किसने दिया था, ये बताइएगा। कह रहा है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द होता है, जिनको लगता है कि होता है तो भैया सर्च कर सकते हैं, क्यों भाई। चलिए जिनको लगता है कि हमने यहाँ पर बताया है तो भैया सब लोग सर्च कर सकते हैं, हम उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं,
जबकि हमने इसीलिए पहले बताया, हमें ऐसा लगा था कि नहीं है, लेकिन बाद में हमें देखा कि नहीं, हाँ ये नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर नाइट्रोजन समझ के बी नंबर को छोड़ दिए थे, लेकिन ये ऑप्शन आपका डी था। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया किसने? 54 नंबर में आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर जो आंसर बनेगा 54 नंबर में वो आपका ये हो जाएगा आपका एजी टांसले। एजी टांसले ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला यहाँ पर दिया है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाली जो बोली जाती है कहाँ पर? दो आपके सिक्किम में बोली जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो हमने आपको यहाँ पर बताया था कि जो 14 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है, इस देश का नाम है आपका चीन, है ना। जो चीन है वो 14 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है, जैसे कोरिया है, मंगोलिया है ना, आपके किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और आपका वियतनाम। अगला दिया है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार राज्यपाल देते या नाट दे देते? भाई बताइए, राज्यपाल दे देते या नाट दे देते? बफरिंग होने लगे, मतलब हम जब क्वेश्चन पूछने लगते हैं तो आप लोगों को बफरिंग होने लगता है। ये विचित्र महिमा है आप लोगों के साथ। जब जब हमने क्वेश्चन पूछा तब तब आपने बोला कि सर जी बफरिंग हो रही है, और जब हम पढ़ा रहे होते तब बफरिंग नहीं होती है। बड़ी अच्छी बात है ना। चलिए बताइए भाई, यहाँ पर आंसर जो आप बनेगा क्या बनेगा? डी वाला बनेगा क्या भाई? चलिए, एक क्वेश्चन तक नहीं बता पाए अभी तक। सबका बफरिंग हो रहा है क्या भाई? बफरिंग कहाँ हो रहा है भाई? यहाँ पर 5G तो लगा है। क्यों भाई, एक बार कमेंट करिए, बफरिंग हो रहा है क्या? चलिए, नहीं मालूम है। देखो हमने यहाँ पर दिया था कि राष्ट्रपति अगर ना होता, यहाँ पर दिया होता राज्यपाल, है ना, और यहाँ पर दिया होता नाट, तो फिर आप लोग क्या करते हैं ऐसी स्थिति में? तो यहाँ पर आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या कर देते हैं? कोई नहीं बता पा रहा। चलो हम यहाँ पर देखो बता दे रहे हैं कि मृत्युदंड के मामले में अगर पूछा जाए मृत्युदंड, तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही होता है ना। जबकि राज्यपाल जो होता है, राज्यों में शक्ति दी गई है, लेकिन राज्यपाल को मृत्युदंड के बारे में क्षमा देने का अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। वो क्षमा कर सकता है, आपकी जो आपकी क्या कह सकते हैं सजा होगा वो कम कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को सजा माफ नहीं कर सकता है। याद रखिएगा कि मृत्युदंड को सजा माफ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सिर्फ राष्ट्रपति को ही मृत्युदंड की सजा माफ करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? यहाँ पर 58 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा डी, कुषाण काल में। क्या? कुषाण काल में हो जाएगा। आगे कि हाल ही में तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में किया गया है? दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है आपका, जो पहले का ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, सभी लोग जवाब दीजिए। हाल ही में तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में किया गया है? तो पहली बात तो यही आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका हुआ है आपके कहां पर, उत्तर प्रदेश में हुआ है ना। और दोस्तों ये हुआ है आपके ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर का डी, 4 हो जाएगा। कितने? 4 शहर में। और ये 4 शहर में दोस्तों आपका सबसे पहला है वो आपका वाराणसी। कौन है? वाराणसी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा गोरखपुर हो जाएगा, ठीक है, गोरखपुर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। याद रखिएगा ये 4 आपके शहर हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, डेविड मालपास की जगह हाल ही में किसने विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? दोस्तों 2 को ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, इनका नाम है अजय बंगा। क्या नाम है? अजय बंगा। ये वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा की? ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पर देखिए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी, अर्थात ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। और पपुआ न्यू गिनी की अगर बात करें तो पहली बार ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पपुआ न्यू गिनी में पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर ये गए हैं, ठीक है। इसके पहले कोई भी प्रधानमंत्री रहते हुए भी पपुआ न्यू गिनी में नहीं गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है?
दोस्तों 4 का ऑप्शन ये हो जाएगा आपके श्रीनगर में। कहां पर किया गया है? श्रीनगर में किया गया है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है और दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा आपका फिजी। क्या हो जाएगा? फिजी। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ कर बुजुर्गों को मुफ्त हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान करने वाला यह पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये है आपका मध्य प्रदेश। हमने आपको ये करंट अफेयर पढ़ाया भी है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। और याद रखिएगा कि 32 बुजुर्गों को कितने, ये जो आपका एक राजा भोज एयरपोर्ट है ना, वहां से शिवराज सिंह चौहान जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 32 तीर्थ यात्रियों को इंडिगो की फ्लाइट से प्रयागराज रवाना किया था दोस्तों। तो आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्वाड लीडर्स समिति 2024 की मेजबानी किसे सौंपा गया है? 7 को ऑप्शन देना है और 7 को ऑप्शन भी हो जाएगा आपके भारत को सौंपी गई है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के किस शहर में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, याद रखिए ओखा। क्या हो जाएगा? ओखा इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। 9 को ऑप्शन देना है दोस्तों। 9 का ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर है, याद रखिएगा जिद्दा। कहाँ पर किया गया है? जिद्दा। इसका आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच किस नाम से हाल ही में चौथा नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? दोस्तों 10 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों ये है आपका समुद्र शक्ति 2023 के नाम से ये भारत और इंडोनेशिया के बीच ये चौथा सैन्य अभ्यास हुआ है। ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है, ये प्राथमिक और उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया? तो स्कूल चलो अभियान ये शुभारंभ किया था किसने? तो आपके उत्तर प्रदेश ने किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला है यहाँ पर गद्यांश दिया है। गद्यांश में लड़कियों के बारे में दिया है ना, तो लड़कियों के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो कि पॉइंट हैं, तो भारत की प्रमुख झीलों पर आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके वुलर झील जो है वो कहाँ पर है? तो वुलर झील आपके कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है ना। और ये जो आपकी झील है ये आपकी गोखुर झील एक प्रकार से देख सकते हैं, या बर्फ से आपके अर्थात यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। डल झील जो आपके जम्मू कश्मीर है। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। सांभर झील कहाँ पर है? तो आपके राजस्थान में है, जो कि एक लवड़ी आपकी झील है ना। और ये अंतःस्थलीय एक प्रकार से देखा जाए जो आपकी झील है राजस्थान में है। नक्की झील आपके कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजसमंद झील कहाँ पर है? राजस्थान में। राज यहाँ पर है और राज यहाँ पर है, तो याद रखिए राज और राज, राज और राज राजस्थान। चिल्का झील जो कि देखिए चिल्का झील कहाँ पर है? तो आपके उड़ीसा में है। और ये आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे ये भारत की तटीय झील आपकी है जो कि एक खारे पानी की है, तो आपके यहाँ पर चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा है। अगला पंग्योंग झील कहाँ पर है? तो आपकी ये लद्दाख में है। कहाँ पर? लद्दाख में है। सिरोही झील कहाँ पर है? सिरोही झील कहाँ पर है? तो आपके राजस्थान में है। पुष्कर झील यहाँ पर देख सकते हैं, पुष्कर झील कहाँ पर है? तो आपके राजस्थान में है। रूपकुंड जो आपकी झील है कहाँ पर है? तो आपके उत्तराखंड में है। देवताल जो आपके कहाँ है? उत्तराखंड में है। पेरियार झील कहाँ पर है? केरल में। और बिम्बनाथ झील कहाँ पर है? केरल में। बिम्बनाथ जो झील है ये नौकायान झील के लिए जानी जाती है। इसी में नौकायान जो खेल होता है वो नौकायान बिम्बनाथ झील में ही होता है। ये भारत की सबसे लंबी झील आपकी, याद रखिए बिम्बनाथ झील को भारत की सबसे लंबी झील का दर्जा यहाँ पर प्राप्त भी है, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपसे पूछे कि नाग वाली जितनी झीलें हैं वो कहाँ पड़ती हैं, तो जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं। याद रखिए जितनी भी नाग वाली झीलें मिल जाएं वो आपके जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन दिया है भारत की जलप्रपात। तो देखिए यहाँ पर जो धुआंधार जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? यहाँ पर जवाब दीजिए। लेकिन आप लोगों ने लाइक का बटन नहीं दबाया भाई, लाइक का बटन भी दबा दीजिए। जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग भाई लाइक का बटन भी दबा दिया करें भाई, है ना। और जो हम आपको पढ़ाते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपके नर्मदा नदी पर है। अगला है जोग या गरसोप्पा जो कि जलप्रपात है कहाँ पर है? तो शिमोगा में है, शिमोगा में है जो कि कर्नाटक में पड़ता है, याद रखिएगा। और अगला है कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम, तो यहाँ पर कहेंगे महात्मा गांधी जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपकी कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है? आप कहेंगे झारखंड में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है? तो आपकी कावेरी नदी पर है। किसमें है? आपकी कावेरी नदी पर है, शिव समुद्रम आपका है। अगला यहाँ पर आते हैं भारत के प्रमुख बांध।
देखिए भारत के प्रमुख नदी बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? देखिए भारत में सबसे लंबा आपका देखा जाए तो आपका उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर आपका है ना। अगला है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर आपका है? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया है, याद रखिएगा। यहाँ पर जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल लिमिट में ही आपको बता रहे हैं। तो देखिए भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? आपके सतलज में। मेट्टूर बांध कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध। अगला है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन कहाँ पर है? तो आपके यहाँ पर कृष्ण नदी पर है। कहाँ पर है? कृष्ण नदी पे है, ठीक है। और अगला यहाँ पर दिया गया है कि थीन बांध कहाँ पर है? तो आपकी रावी नदी पर आपका थीन बांध आपका हो जाएगा। अगला आते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में। तो याद रखिए ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है? ओंकारेश्वर परियोजना जो है किस नदी पर है? तो ये आपकी है नर्मदा नदी पर है। किसमें? नर्मदा नदी पर है। अगला है हिडकल परियोजना किस नदी पर है? हिडकल परियोजना किस नदी पर है? यहाँ पर जवाब दीजिए कि हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो कहेंगे घाट प्रभा नदी पर है। अगला है काकरा पार परियोजना किस नदी पर है? काकरा पार परियोजना कहाँ पर है? तो आपकी ताप्ती नदी पर है, ताप्ती नदी पे। अगला है बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? तो भाई बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? आपकी चिनाव नदी पर है, जो कि अभी आपके पूछा गया था पिछली बार एग्जाम में। अगला है दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखिए दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो आपकी चिनाव नदी पर है। किसमें है मित्रों? तो यहाँ पर आपकी चिनाव नदी पर है। अगला है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में है? तपोवन और आपका विष्णुगढ़ ये आपके उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और इसी के साथ एक क्लास भी कंप्लीट होती है। लाइक शेयर सभी लोग करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।